नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। हम उनके जीवन, उनके करियर और खासकर सीडीएस के रूप में उनकी भूमिका पर बात करेंगे। बिल्कुल। उनका सफर मतलब देहरादून में आईएमए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जीतने से शुरू होकर देश के सबसे ऊंचे सैन्य पद तक पहुंचा। हाँ, और शुरुआत भी खास थी। 16 दिसंबर 1978 को कमीशन मिला, वो भी अपने पिता की ही बटालियन में, 511 गोरखा राइफल्स। सही कहा। उनका जन्म पौड़ी उत्तराखंड में हुआ था 16 मार्च 1958 को। पूरा परिवार ही सैन्य पृष्ठभूमि से था। पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत थे। और उनका निधन, वो तो हम सबको याद है, 8 दिसंबर 2021 को, वो दुखद हेलीकॉप्टर दुर्घटना। हाँ, बहुत दुखद। खैर, उनके शुरुआती करियर को देखें तो पढ़ाई में भी काफी विविधता है। हाँ, जैसे कैम्ब्रियन हॉल, सेंट एडवर्ड स्कूल, फिर एनडीए, आईएमए तो है ही। उसके बाद भी रुके नहीं। डीएसएससी वेलिंगटन से एमफिल किया, फिर यूएसए जीएससी गए और मेरिट यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी। मतलब अकादमिक तौर पर भी बहुत मजबूत थे। और जमीनी अनुभव, वो भी उतना ही जबरदस्त। 1987 में सुमदोरोंगचू घाटी में चीन के साथ जो झड़प हुई, उसमें वो सीधे तौर पर शामिल थे। अच्छा। हाँ, फिर उरी में कंपनी कमांड की, किबिथू जैसे मुश्किल इलाके में बटालियन कमांड संभाली, और सोपोर में 5 सेक्टर आरआर के कमांडर भी रहे। कश्मीर का अनुभव तो बहुत अहम रहा होगा उनके लिए। बिल्कुल। और सिर्फ देश में ही नहीं, विदेश में भी। कांगो में यूएन मिशन में मल्टीनेशनल ब्रिगेड कमांड की उन्होंने। हाँ, मोनुस्को में सुना है 2 बार फोर्स कमांडर कमेंडेशन भी मिला वहाँ। जी हाँ, ये अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, मतलब अलग अलग सेनाओं के साथ काम करना, शायद इसी ने उनकी सोच को वो विस्तार दिया जो बाद में सीडीएस के तौर पर दिखा। सही है। इसके बाद तो वो तेजी से ऊपर चढ़े, 19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जीओसी बने उरी में, फिर 3 कोर के जीओसी दीमापुर में। और याद है 2015 की जो म्यांमार स्ट्राइक्स हुई थी? हाँ, काफी चर्चा में थी वो उन्हीं के II-3 कोर कमांड के दौरान हुई थी। फिर वो दक्षिणी कमान के प्रमुख बने, फिर सेना के उप प्रमुख और आखिरकार सेनाध्यक्ष। और सम्मान भी काफी मिले इस दौरान। परम विशिष्ट सेवा पदक, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, लिस्ट लंबी है। हाँ बिल्कुल। सेनाध्यक्ष के तौर पर भी उन्होंने वो 2 मोर्चों वाली तैयारी पर जोर दिया था, चीन और पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब वो देश के पहले सीडीएस बने। सही कहा। 31 दिसंबर 2019 को नियुक्ति हुई और 1 जनवरी 2020 से पद संभाल लिया। ये बहुत बड़ा कदम था। हाँ, मतलब कारगिल युद्ध के बाद से इसकी बात चल रही थी और लागू होने में लगभग 20 साल लग गए। इसका मुख्य मकसद क्या था, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, मेन आइडिया था तीनों सेनाओं, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनके बीच बेहतर तालमेल बिठाना, संसाधनों का सही इस्तेमाल हो सके, और सबसे अहम, रक्षा मंत्री के सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर के तौर पर काम करना। और वो नए बने डीएमए, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, उसके भी प्रमुख बने। हाँ, ये भी एक बड़ा बदलाव था। मतलब रक्षा मंत्रालय में सैन्य विशेषज्ञता लाना। आते ही उन्होंने बड़े सुधारों की बात की। थिएटर कमांड्स बनाने का प्लान तो बहुत महत्वाकांक्षी था। बिल्कुल। प्लान था कि 2 से 5 थिएटर कमांड्स बने, जैसे पेनिनसुला कमांड, एयर डिफेंस कमांड, जम्मू कश्मीर के लिए अलग। ये भारत के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। और इसी दौरान उन्होंने वो 2.5 मोर्चों वाली बात भी कही थी। हाँ, ये बहुत चर्चा में रही थी। चीन और पाकिस्तान तो 2 मोर्चे हो गए। और ये आधा मोर्चा क्या था? उनका इशारा देश के अंदर उन वैचारिक समूहों की तरफ था जो उनके मुताबिक भारत के हितों को नुकसान पहुंचा रहे थे। इसने स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स को एक नई दिशा दी। कुछ विवाद भी हुआ इस पर। कश्मीर को लेकर भी उनकी रणनीति साफ थी। ऑपरेशन ऑल आउट के पीछे उनका दिमाग माना जाता है। हाँ, वो मानते थे कि आतंकवादियों पर लगातार दबाव जरूरी है, उन्हीं की भाषा में जवाब देना। लेकिन उनके कार्यकाल में कुछ विवाद भी जुड़े हैं ना। हाँ बिल्कुल। जैसे जब वो सेनाध्यक्ष बने थे तो 2 सीनियर अफसरों को सुपरसीड किया गया था, उस पर काफी बहस हुई थी। और सीडीएस बनने के बाद भी कुछ उनके पब्लिक बयान, जैसे सीए प्रोटेस्ट पर उनकी टिप्पणी की आलोचना हुई। कभी कभी सेना की प्रधानता पर उनके विचारों से एयरफोर्स या नेवी में थोड़ी असहजता दिखी। हाँ, कुछ विशेषज्ञों ने भी उनके सुधारों की रफ्तार या तरीके पर सवाल उठाए थे। ये सही है, लेकिन इस बात पर ज्यादातर लोग सहमत हैं कि वो स्टेटस को वाले लीडर नहीं थे। वो बदलाव चाहते थे, एक परिवर्तनकारी सोच रखते थे। और फिर वो दुखद दिन आया, 8 दिसंबर 2021 को, नूर तमिलनाडु के पास
वो MI-17 V5 हेलीकॉप्टर क्रैश। हाँ, जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका जी और 11 और लोग शहीद हो गए। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अकेले बचे थे, लेकिन बाद में उनका भी निधन हो गया। जांच में क्या निकला था? जांच समिति ने कहा कि ये मानवीय त्रुटि थी, मतलब एयर क्रू की तरफ से। कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन जिसे कहते हैं। देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण भी दिया गया। हाँ, 2022 में उनकी बेटियों कृतिका और तारिणी ने ये सम्मान लिया था। उनकी विरासत उन सुधारों में है जो उन्होंने शुरू किए। उनके नाम पर कई चीजें शुरू की गई हैं, जैसे USI में उनकी प्रतिमा और चेयर ऑफ एक्सीलेंस। हाँ, एक स्टेडियम का नाम भी रखा गया है। युवा अफसरों के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। तो कुल मिलाकर जनरल रावत एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने भारतीय सेनाओं को एक साथ लाने और मॉडर्नाइज करने का एक बहुत जरूरी काम शुरू किया। बिल्कुल, उनका कार्यकाल उपलब्धियों से भरा था। महत्वाकांक्षी सुधार थे, कुछ विवाद भी थे, लेकिन उनका असर तो पड़ा है। उनकी कहानी और उनके विचारों को समझना आज भी जरूरी है, ताकि हम समझ सकें कि भारत अपनी सुरक्षा चुनौतियों से कैसे निपट रहा है और आगे क्या सोच रहा है। हाँ, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि किसी भी बड़ी जमी हुई व्यवस्था में, खासकर सेना जैसी जगह पर, अंदरूनी और बाहरी दबावों के बीच बुनियादी बदलाव लाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है ना? जनरल रावत की विरासत शायद इसी चुनौती का एक प्रतिबिंब है।